ओके फाइन, हो गया सेटल एक बार। ओके, इन द प्रीवियस 2 क्लासेस वी हैव डन CR ना, क्रिटिकल रीजनिंग। क्या क्या किया था हमने? शायद क्वेश्चन करा था और इन्फरेंस करा था। ठीक है, आई होप वो क्लियर हो गया होगा। आज हमें करना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। विल जस्ट टेक अ लुक आउट कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, क्या लगता है क्या होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड व्हाई इट इज मैंडेटरी इन क्लैट? रीडिंग, अच्छा, व्हाट एग्जैक्टली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मीन्स? What do we understand when people say कि we have to comprehend this? Comprehend करने का मतलब क्या है? See, when we say you should read, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि you are going to utter the words. Let's suppose something is written here and you are, जैसे फ्रेंच में कुछ लिखा है, let's suppose फ्रेंच में है पर हमने उसको इंग्लिश में लिख रखा है। ठीक है, तो वी कैन रीड फ्रेंच ना। अगर फ्रेंच भी लिखा है तो हम उसको इंग्लिश की तरह पढ़ सकते हैं ना, कि जे इज जे, है ना। हमें पढ़ना तो आ गया, बट क्या हमें समझना आया? नहीं आया। तो रीडिंग इज नॉट जस्ट द स्कैनिंग ऑफ द वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी से रीड अ लॉट, वी शुड रीड एवरीथिंग, तो उसका मतलब ये होता है कि पढ़ने वाली चीज दिमाग में जानी भी चाहिए, पहली बात। So the first step of reading is not the utterance of the words, not just the scanning of the words, but when we are reading, its meaning is automatically it is received by mind. मतलब हमारा माइंड समझ रहा है, हमारा मन, हमारा दिमाग समझ रहा है कि हम क्या रीड कर रहे हैं। दैट इज द रीडिंग प्रोसेस। पर रीडिंग के साथ चीज और भी लिखी, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। मतलब जो भी हमने रीड करा है, लेट्स हमने 500 वर्ड्स रीड किए, 500 वर्ड्स हमने जब लाइन बाय लाइन हम पढ़ रहे थे, उसकी मीनिंग हमारे माइंड को रिसीव हो रही थी, लेकिन अब उस 500 वर्ड्स की मीनिंग को कंसोलिडेट भी तो करना है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या पढ़ा पूरे पैसेज में, तो जिसको पहली लाइन याद है वो पहली बता देगा, जिसको लास्ट की याद है वो लास्ट की बता देगा, बट नोबडी इज गोइंग टू कॉम्प्रीहेंड द होल 500 वर्ड्स। तो कॉम्प्रीहेंड इज लाइक पहले से लेकर के आखिरी वर्ड्स तक जो उसकी मीनिंग है, आप उसको कंसोलिडेट करते हो अपने माइंड में, फिर आप बताते हो कि इस बुक में इस बारे में है। जस्ट लाइक अ मूवी, हम मूवी देखने जाते हैं, 2.5-3 घंटे की होती है, ठीक है, लेकिन कोई पूछता है मूवी में क्या है, तो शायद 2 मिनट भी नहीं लगता, पूरी मूवी हम बता देते हैं। कैसे? क्योंकि हमें समझ में अच्छे से आया, तो हमने उसको कॉम्प्रिहेंड कर लिया, उसका जिस्ट निकाल लिया ना, कि 3 घंटे की मूवी को हम 3 मिनट में समराइज कर सकते हैं। लाइकवाइज वी हैव टू डू इन रीडिंग पोर्शन। क्योंकि हमें रीडिंग करने की आदत नहीं है, अपने यूपी में कल्चर ही नहीं है रीडिंग को प्रमोट करने का, ठीक है, तो वी फील प्रॉब्लम एट दिस लेवल। हमें एक तो रीड करना चाहिए, रीडिंग करने के लिए हमें बैठना ही नहीं आता। वी आर द काइंड ऑफ जनरेशन, मुझे लगता है कि जहाँ पर रीडिंग को कभी प्रमोट किया ही नहीं गया किसी भी स्कूल में। क्वेश्चंस लर्न करने हैं, आंसर लिखना है, ठीक है, मैथ सॉल्व करनी है, बट किसी ने ये नहीं बताया कि रीडिंग भी करनी है। करनी भी है तो हमने सिर्फ सेंटेंसेस को स्कैन कर लिया, हमने उसकी मीनिंग को कंसोलिडेट नहीं करा। दैट्स व्हाई वी फील प्रॉब्लम एट दिस लेवल। तो हमें पहले तो अटरेंस नहीं करनी है, वी हैव टू नॉट जस्ट स्कैन द वर्ड्स, बट वी हैव टू पैरेलली हमें उसको समझना भी है। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। लास्टली, हमें पूरे पैसेज के पूरा 400-500 वर्ड, 600 वर्ड जो भी है, उसको कंसोलिडेट करना आना चाहिए। हमें समझ में आना चाहिए कि पैसेज की थीम क्या है, पैसेज में क्या चल रहा है, कैसी टोन यूज हो रही है। बहुत कुछ होता है एक पैसेज में। जैसे मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ अभी, तो मेरी एक पर्टिकुलर टोन है। जब मैं मजाक करूंगी तो मेरी एक पर्टिकुलर कुछ टोन होगी, जब गुस्सा करूंगी तो उसकी टोन अलग होगी। ऐसे ही एक ऑथर जब पैसेज को लिख रहा होता है, जब 400-500 वर्ड्स वो लिखता है, तो उसकी पैराग्राफ वाइज टोन चेंज होती है। ये तो आप समझ ही रहे होगे। जब वो कंक्लूड कर रहा होता है तो उसकी टोन अलग होती है, जब वो मेंशन कर रहा होता है उसकी टोन अलग होती है। लेकिन फिर भी हमसे एग्जाम में सिर्फ एक ही टोन पूछी जाती है कि पूरे पैसेज की टोन क्या है, तो मेजॉरिटी ऑफ द जो टोन है वही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो पहली बात अगेन मैं रिपीट करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट नॉट हैव टू स्कैन द वर्ड्स, बट हमें उसकी मीनिंग भी समझते चलना है। एंड सेकेंड, हमें पूरे पैसेज को कॉम्प्रीहेंड करना आना चाहिए।
कॉम्प्रिहेंड करना अगर सीखना है, वैसे तो हर क्लैट एस्पिरेंट को वो आना ही चाहिए, उसके बिना इट्स नॉट पॉसिबल टू किसी एग्जाम को टॉप करना। मतलब मैं सिर्फ क्वालिफाई करने की बात नहीं कर रही हूँ। तो समरी लिखना चाहिए आपको। आपने 500 वर्ड्स का एक एडिटोरियल पढ़ा, अब 50 वर्ड्स में ट्राई टू राइट योर पॉइंट्स कि आपने पैसेज में क्या पढ़ा था। ये आप 3-4 महीने करोगे, अभी आपके एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट 1 मंथ तो आपको करना ही चाहिए। आई विल बी शेयरिंग यू द एडिटोरियल, ठीक है। यू हैव टू राइट द मेन आइडिया एंड सॉल्व द क्विज। वो आपका जो कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल है उसको डेवलप करेगा। समरी लिखने अब आप जब बैठेंगे तो आपका माइंड काम नहीं करेगा, क्या लिखूं क्या छोड़ूं कुछ समझ में नहीं आएगा। जस्ट आप मूवी जिस तरीके से बताते हैं किसी को, बस वही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। क्या मूवी में हम गाने को मेंशन करते हैं समरी के टाइम? नहीं करते हैं। तो मतलब आपको सारे एग्जाम्पल्स हटा देने हैं पैसेज के। क्या हम मूवी पर समझाते समय सिर्फ थीम की बात करते हैं? करेक्ट। या बहुत फेमस कोई डायलॉग है तो वो भले मेंशन कर दिया, अदरवाइज क्या डेली कॉन्वो जो उनके बीच में हो रही वो करते हैं? नहीं करते हैं। तो वैसे ही हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर के सम अप करना होता है, जिसमें हम एग्जाम्पल्स को नहीं डालते हैं, स्टेटमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो एक पैसेज आएगा, उसको आप रीड करोगे, फिर पूरे पैसेज को आप एक माइंड में अपने कंसोलिडेट करोगे, फिर उसको एक 50-60 वर्ड्स में उसकी समरी लिखोगे। उसमें अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स हम नहीं डालते हैं, जैसे गाने हो गए, जैसे एग्जाम्पल्स हो गए। एग्जाम्पल मतलब मूवी में सॉन्ग्स और एग्जाम रीडिंग में एग्जाम्पल्स। सेंटेंस को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। बार बार रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स हम नहीं डालते हैं। चलो आगे चलते हैं। जस्ट अ मिनट। ये 1 फिंगर से था 2 फिंगर से था? ओके लिखा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म अ क्रूशियल पार्ट ऑफ वर्बल सेक्शन इन क्लैट। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था आप एनएलयू जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये पावर सिर्फ 3 सेक्शंस के पास है, आरसी, सीआर और लीगल। अब कौन से वाले जा रहे हो ये डिसाइड करते हैं जीके और क्वांट। तो अब समझदारी आपकी है कि पहले आपको एलिजिबिलिटी पे काम करना है कि सीधे रैंक पे काम करना है ना। द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इज टू चेक योर रीडिंग स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग। अगेन अंडरस्टैंडिंग इज अगेन अ कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल। आप दिए हुए शब्दों को कितना बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो, समझ के उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, यही हमें टैलेंट, यही स्किल हमें चाहिए होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। सेकेंड इज आरसी पैसेज आर बेस्ड ऑन वाइड वेराइटी ऑफ टॉपिक्स एंड फील्ड्स ऑफ स्टडी। ये बात सच है, क्लैट में वैरायटी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन हर वैरायटी का जो सोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल होता है। ये बात एक बहुत अच्छी है आप लोगों के साथ क्लैट में कि अगर आपने एडिटोरियल्स को पढ़ना सीख लिया, ये नहीं कि सर पढ़ा रहे न्यूज़पेपर, ये कभी काम नहीं आएगा आपको। आपको हिम्मत तो दे सकता है कि सर पढ़ा रहे तो हम भी पढ़ सकते हैं, जब तक आप उसको खुद से लेकर के नहीं बैठोगे, समरी आप नहीं लिखोगे, यू विल नॉट बी एबल टू डेवलप योर कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स। समझ में आ रही बात? और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक टॉपर बच्चे में और एक नॉर्मल बच्चों को डिफरेंस क्रिएट करती हैं। ऐसा नहीं टॉपर कुछ अलग खा के वो पैदा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दे डू थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड और वो बहुत स्मार्टली करते हैं। अब किसी को रीडिंग इंप्रूव करनी है तो सच्चाई यही है कि आपको रीड करना है और समरी लिखनी है। इससे बेहतर स्टेप हो ही नहीं सकता आपकी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। जिसको रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं आता है, अब 2 महीने पहले तो मैं कुछ नहीं बता सकती उसके लिए, लेकिन हाँ जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर फेवरेट थिंग। माइट बी अ लव स्टोरी, माइट बी सम बुक्स लाइक दैट आर बेस्ड अपॉन डिफरेंट जॉनर्स, कुछ भी। मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था, हमारे एलपीएस में भी एक लाइब्रेरी का पीरियड लगता था, हमारा भी 40 मिनट्स का, एंड आवर लाइब्रेरियन यूज्ड टू टेक अस टू लाइब्रेरी, लेकिन कभी वो बताया ही नहीं कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। हम लोगों को जो बुक सुंदर लगती थी वो मांग लेते थे, जैसे इंसाइक्लोपीडियाज, दे आर वेरी ब्यूटीफुल बुक्स, मतलब गुड क्वालिटी ऑफ पेज एंड अ गुड पिक्चराइजेशन, है ना, बढ़िया। उस पर कोमोडो ड्रैगन बनी है, कोई पेड़ बना है, तो 40 मिनट वही देख के क्रॉस कर देते थे। तो रीडिंग कभी समझ ही नहीं है कि रीडिंग करनी भी होती है। मतलब कैन यू जस्ट लुक एट द आयरनी, हमारे पेरेंट्स हमें बेस्ट स्कूल में भेजते हैं, एलपीएस, डीपीएस, सीएमएस, लॉरेटो, लमार्टनियर भेजते हैं ना, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाते हैं या सीबीएसई में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, देन उसके बाद भी हम लैक कहाँ कर रहे होते हैं? इंग्लिश में ही।
तो ये आयरॉनिकल सिचुएशन है या नहीं है? आपने 12वीं तक सिर्फ अंग्रेजी मीडियम में ही पढ़ाई करी है और आपको इंग्लिश में ही प्रॉब्लम है। किसकी गलती है, आपकी या स्कूल की? किसकी गलती है? क्यों आपकी, क्यों? स्कूल की भी है। जो चीज़ सिखाई नहीं की वो कैसे आ सकती है? अगर हमें रीडिंग करना क्लास 10th 11th 12th में सिखा दिया गया हो तो आपको पता है एलपीएस में लाइब्रेरी का पीरियड क्लास सेकंड से शुरू हो जाता है। अब तो शायद फर्स्ट से शुरू होता हो, मुझे नहीं पता है। हमारे टाइम पे सेकंड थर्ड से लाइब्रेरी का पीरियड स्टार्ट हो गया था। लेकिन उस 40 मिनट में कम से कम बच्चे को ये तो बता दो कि पढ़ना कैसा होता है, हाउ टू रीड एंड वाई टू रीड, है ना? नहीं सिखाया गया, हम सब 12th में आ गए, पास हो गए, खत्म कहानी। अब क्लैट में आ रही दिक्कत। तो जो चीज बचपन से पढ़ी है उसमें ही प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, ठीक है? आपको बुरा लगने की जरूरत नहीं है, हम लोग उस पर वर्क करेंगे साथ में। दूसरी चीज ये रही, पहला रीडिंग, दूसरा उसका कॉम्प्रिहेंशन इज इम्पॉर्टेंट। थर्ड सबसे क्रूशियल पार्ट आता है ये समझना कि क्या एक आरसी में क्वेश्चंस लिमिटेड बनते हैं या अनलिमिटेड बनते हैं। ना गेस करो, क्या एक एग्जामिनर बाउंड होता है कुछ क्वेश्चंस के लिमिट में या अनलिमिटेड क्वेश्चंस वो बना सकता है? कैसे? पहली बात तो बाउंड्री डिसाइड कर देते हैं उसके वर्ड्स। अगर 400 वर्ड्स का पैसेज है तो 400 वर्ड्स के बियॉन्ड आप जा नहीं सकते हो। तो पहली बाउंड्री तो हो गई लिमिट ऑफ वर्ड्स। सेकेंड बाउंड्री इज पैसेज, चाहे आप जीमैट का लिखो, क्लैट का लिखो, कैट का लिखो, बैंकिंग का लिखो, एसएससी का लिखो, चाहे सीयूईटी का लिखो, नो मैटर आप कौन सा एग्जाम लिख रहे हो, सबका बेस सेम है। और वो बेस ये है कि एक पैसेज से केवल 2 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई हैव बीन इन टू कॉन्टेंट एज वेल फॉर 3 to 4 years, ठीक है? मैंने कैट के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस मैं बनाया करती थी। बहुत सारी कोचिंग में, अकेडमी में भी मैंने बनाया है, जब वो बहुत अपर लेवल। अभी तो फिजिक्स वाला बहुत ट्रेंड कर रहा है। उस टाइम पे याद होगा कोविड के टाइम पे अकेडमी वॉज इन द फुल फॉर्म। तो आई वॉज द वन जो कैट के लिए क्वेश्चन भी बनाया करती थी, ठीक है? तो आई अंडरस्टैंड थ्रू आउट कि एग्जामिनर के पास बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। जैसे ही उसके सामने 500 वर्ड्स का एडिटोरियल आता है उसके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो सिर्फ 2 टाइप के ही क्वेश्चंस हैं जो बनाए जा सकते हैं। पहला है मेन आइडिया बेस्ड, दूसरा है स्पेसिफिक आइडिया बेस्ड। कॉपी में लिखिए एक बार, समझ जाएंगे आप लोग मैं क्या बोल रही हूँ। सिर्फ ये 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है मेन आइडिया, ऐसे फ्लो चार्ट बनाइएगा बेटा। एक तरफ ऐसे लिखिएगा मेन आइडिया और एक तरफ लिखिएगा स्पेसिफिक आइडिया, ठीक है? अब मेन आइडिया क्या होता है बेटा? मेन आइडिया इज समथिंग दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैसेज। जैसे आपकी बॉडी की सोल, आपको नहीं पता कहाँ है लेकिन फिर भी आपकी सोल कहाँ है, हर जगह है। वैसे ही पैसेज के पहले वर्ड से लेकर के पैसेज के लास्ट वर्ड तक पैसेज की सोल एग्जिस्ट करती है या फिर पैसेज का मेन आइडिया एग्जिस्ट करता है। पहले तो हम बात करेंगे मेन आइडिया की। एग्जाम में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। उसी का नाम चेंज करके बोलते हैं व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। कॉपी में लिखिए सेंट्रल आइडिया। मेन आइडिया पूछेंगे, सेंट्रल आइडिया पूछेंगे, पूछेंगे व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज। लिखिए, मैं जो जो टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ वो सब मेंशन डाउन करेंगे आप लोग। प्राइमरी पर्पस, मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, प्राइमरी पर्पस। फिर वो आपसे पूछेंगे थीम ऑफ द पैसेज। थीम। फिर वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द बेस लाइन ऑफ द पैसेज। बेस लाइन, बॉटम लाइन दोनों आ सकते हैं। बेस लाइन ऑब्लिक बॉटम लाइन, ऐसे स्लैश लगा के लिख लीजिएगा, ठीक है? मेन आइडिया पूछेंगे, सेंट्रल आइडिया पूछेंगे, पर्पस पूछेंगे, थीम पूछेंगे, बॉटम लाइन पूछेंगे, बेस लाइन पूछेंगे, क्रक्स पूछेंगे। व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज? क्रक्स एंड जिस्ट, CRUX, क्रक्स एंड जिस्ट, GIST, gist. Then they'll ask you
What is the conclusion of the passage? Conclusion. Conclusion. फिर पूछेंगे इन्फरेंस बता दीजिए पैसेज का. फिर पूछेंगे ऑथर का बता दीजिए. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल? टाइटल इज इंटायरली बेस्ड अपॉन मेन आइडिया. मेन आइडिया. अगर मेन आइडिया गलत हो गया तो टाइटल भी गलत हो जाएगा. कई बार पैसेज के ही 2 वर्ड्स डाल देते हैं ऑप्शन में. जो मेन आइडिया है वही हमारा क्या बन जाता है, उसी से मिलता जुलता टाइटल. तो टाइटल ऑफ द पैसेज. लास्ट, टोन ऑफ द पैसेज. एक क्वेश्चन और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसमें कुछ दम नहीं है उस क्वेश्चन में, बस नंबरिंग का खेल है. एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एक्सेप्ट. एक्सेप्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स एक्सेप्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑथर अग्रीज विद. एक्सेप्ट देखा है, अग्री, डिसअग्री, ट्रू, फॉल्स, सब एक ही वर्ड है, एक ही टर्मिनोलॉजी है. इसमें पता है कुछ करना नहीं होता है आपको. ये पैसेज में हमेशा सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे ही होते हैं क्वेश्चंस. किस पे मिलेंगे आपको? उसके पीछे रीजनिंग है. आप जैसे ही पैसेज पढ़ के उठते हो आपको पता होता है कि पैसेज में क्या नहीं बोला गया है, तो ये क्वेश्चन के सही करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है. इसलिए एग्जामिनर उसको कहाँ पे सेट करता है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे. जनरली थर्ड और फोर्थ पे मिलता है कि यहाँ तक आते आते आपके माइंड में कंफ्यूजन्स क्रिएट हो चुके होते हैं. अब आप एक्सेप्ट का आंसर गलत देने की पॉसिबिलिटी उतने ही टाइम्स बढ़ जाती है. इसीलिए अगर आपके पैसेज में ये वाला क्वेश्चन प्रेजेंट है, एक्सेप्ट वाला, या विच द फॉलोइंग इज ट्रू या फॉल्स या अग्री, डिसअग्री, ठीक है, तो ये आपके लिए हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 होगा. क्या ये बात समझ में आई? अगर आपने पैसेज देखा और उसमें ये क्वेश्चन प्रेजेंट है, लेट्स सपोज थर्ड पोजीशन पे, लेकिन आपके लिए वो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट. तभी इसके सही होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है. यू हैव टू प्ले वेरी स्मार्टली. नेक्स्ट है स्पेसिफिक आइडिया बेस्ड. स्पेसिफिक आइडिया में क्या आएगा? इन्होंने कोई एक वर्ड दे दिया, पूछेंगे उसका ऑपोजिट मीनिंग बताइए, उसका सिमिलर मीनिंग बताइए. मतलब एंटोनिम सिनोनिम पूछ लेते हैं. या फिर आपसे पूछेंगे एक पर्टिकुलर लाइन का फिगर ऑफ स्पीच. देखा होगा, आ जाते हैं क्वेश्चंस. मेटाफर है कि एलिट्रेशन है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, क्या है, तो फिगर ऑफ स्पीच पूछते हैं. मुझे नहीं पता आपको ये क्वेश्चंस मिलते हैं या नहीं मिलते. जो लोग लीगल एज के मॉक्स वगैरह लगाते हैं ज़्यादा, उनमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि पार्ट ऑफ स्पीच भी बताओ, इस लाइन में क्या पार्ट ऑफ स्पीच प्रेजेंट है. तो पार्ट ऑफ स्पीच भी आता है तरीके से. आप लोगों ने ग्रामर पढ़ी कि नहीं पढ़ी? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स पहचानना आता है? अगर एक सेंटेंस हो तो आप पहचान लेंगे? पहले ये लिखवा देती हूँ फिर बताती हूँ. चलो ठीक है. दूसरा इसमें पूछते हैं, एक पर्टिकुलर आपको लाइन दे देंगे, लाइन नंबर 21, 26, और पूछेंगे इसका इन्फ्रेंस बता दो. तो सेम वही, उसी का इन्फ्रेंस पूछ लेंगे आपसे, एक पर्टिकुलर लाइन का. ठीक है. अदर देन दीज क्वेश्चंस, क्या आपने कभी कोई और क्वेश्चन देखा है पैसेज में आता हुआ? हाँ, एक क्वेश्चन और आता है बहुत इंपॉर्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वीकेंस द ऑथर्स अजम्पशन. तो अजम्पशन में ही वहाँ मेन आइडिया में लिख लो, इसको वीकनिंग करने के लिए दे देते हैं या फिर स्ट्रेंथनिंग करने के लिए दे देते हैं. हाँ, कि बताओ उसमें क्या है, प्रेमाइस है या उसका क्या है, तो वो तो सब उसी में काउंट हो जाएगा. तो अजम्पशन जहाँ लिखा है उसी में आगे 2 एरो बना के लिख लो, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग. बस. अदर देन दीज क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल पड़ता है कुछ नया सोच पाना. मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी के आसपास आपके सराउंड करते हैं. ठीक है. तो मेन आइडिया, स्पेसिफिक आइडिया इज डन.
Again, main idea based questions. These questions refer to the broad overview of the passage. ये broad overview ही क्या है? Main idea. मतलब पैसेज जैसे मान लेते हैं, मैंने विमेन एम्पावरमेंट की बातें कर रही हूँ मैंने उसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स भी डाली, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स भी कोट किए, बहुत सारा डेटा मैंने डाला उसके अंदर, लेकिन ओवरऑल पैसेज का थीम क्या है? वो तो विमेन एम्पावरमेंट ही है ना। लेट्स सपोज मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था कि इन आवर सिटी ऑरेंज अलर्ट इज गोइंग ऑन एंड द ऑफिस टाइमिंग एंड स्कूल टाइमिंग्स हैव बीन रीशेड्यूल्ड, वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर एंड आई थिंक दिस इज द हाई टाइम टू प्लांट द ट्रीज। भले मैंने सेंटेंसेस कुछ अलग यूज किए हैं, लेकिन कहने का मतलब क्या था कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हमें क्या करना चाहिए? हाइड्रेटेड रहना चाहिए, साथ में प्लांटेशन करना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही होता है मेन हेडर, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पैसेज। अगेन वही टाइटल, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, टोन, सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। इसी में स्पेसिफिक आइडिया होता है, ये मस्ट बी ट्रू, एक्सेप्ट, इन्फ्रेंस, एक पर्टिकुलर लाइन का तुमसे पूछ लेंगे कि एक लाइन दे देंगे, पूछेंगे बताओ ये फैक्ट है कि इन्फ्रेंस है कि जजमेंट है, तो वो सब हम करेंगे सीआर में। वोकैबलरी, एंटोनिम है कि सिनोनिम है, पूछेंगे सिमिलर इन मीनिंग या ऑपोजिट इन मीनिंग लाइकवाइज। अब करते हैं पहला पैसेज। ये पैसेज किसी भी एडिटोरियल से नहीं है, दिस पैसेज इज एंटायरली बेस्ड अपॉन द रीडिंग। हमें सिर्फ रीड करना है, समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्लैट में नहीं आने वाला, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रीडिंग को चेक करने के लिए। एडिटोरियल तो बहुत ही प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ये तो नॉर्मल है, तो अगर आप ये कर ले रहे हैं तो वी कैन स्टार्ट विद एडिटोरियल्स, अदरवाइज हमें ऐसा एक दो क्लासेस में और लेना पड़ेगा। पहले आपको पढ़ना है और फिर आपको मुझे बताना है कि पैसेज की थीम क्या है। कम ऑन, डू इट। क्या बेटा? नहीं, पढ़ो तो पूरा पैसेज। रेसिज्म क्यों होगा? एक चीज और समझ लो पहले पढ़ने से पहले, आज हम जस्ट मतलब ओरिएंटेशन काइंड ऑफ कर रहे हैं क्लास में, तब तो सीधे पैसेज पढ़ना ठीक है, अदरवाइज वी हैव टू स्कैन द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले सिर्फ क्वेश्चंस को स्कैन करेंगे, फिर पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे कि बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो बचा क्या? ए। आज हमें सिर्फ आपकी रीडिंग चेक करनी है कि आपको कितना समझ में आता है, तो उसके लिए हम पहले पैसेज से स्टार्ट करेंगे।
डन। पैसेज में क्या बात हो रही है? एंड्स क्या एंड्स? एंड्स के बहुत सारे सेगमेंट हो सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी मच स्पेसिफिक वाइल टेलिंग कि मतलब एग्जैक्टली क्या बात हो रही है। अच्छा साथ में मैं रीड करती हूँ फिर आप बताना। मैं समझ गई, आपको कम कम समझ में आया है, बट आई विल रीड इट, आई विल मेक यू एक्सप्लेन, फिर आप बताना कि पैसेज में क्या बात हो रही है, ठीक है?